नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक बड़े बैंक में काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने रात के 10 बजे मुझे फ़ोन किया। पूरे ताव में आकर मुझसे पूछने लगा कि तुम पत्रकार लोग हाथरस वाले मामले में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ऐसा क्यों लिख रहे हो? हम मानते हैं कि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कारियों के कृत्य की खबरें पढ़कर खुद के इंसान होने पर शर्म भी आती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती या समझ से परे है कि कई लोग दलित लड़की का बलात्कार कहकर क्यों पुकार रहे हैं। उसकी दलित पहचान को जोड़कर ऊंची जाति के लोगों को बेवजह अपराधी क्यों बताया जा रहा है। इस तरह से समाज में बंटवारा फैलता है। अब तुम ही बताओ कि क्या बिहार से जुड़े किसी व्यक्ति के गलत काम को यह कहकर पुकारना जायज होगा कि बिहारी लोग होते ही खराब हैं। इसकी गलती की बजाय पूरे बिहारी समाज की गलती है। बड़े ताव में आकर पूछेगा इन सवालों को नकारने की बजाय इनसे बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि बात करने से ही तो बात बनती है। सबसे पहले ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये लोग आते कहाँ से हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऊंची जाति के हैं। वे लोग होते हैं जिन्होंने अपने सामने की नाइंसाफियों पर कभी गौर नहीं किया होता है। इस पर कभी सोचा नहीं होता है कि आखिरकार क्यों नीची जाति के लोग उन्हें या उनके परिवार के लोगों को देखते ही अपने कंधे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कमर झुकाकर आदर देने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों जिंदगी की हर एक दौड़ में कई कदम पीछे ऊंची जाति का 20 साल का लड़का गांव के एक बुजुर्ग के सामने से गुजरता है तो बुजुर्ग दंडवत होकर या झुककर सम्मान करते हैं। आखिर क्यों अभी भी गांव देहात के बहुत सारे इलाकों में खेतों में अधिकतर काम करने वाले लोग निचली जाति के होते हैं। दोपहर में उन्हें चाय देते समय या उन्हें खाना देते समय उनके बर्तन को घर परिवार के बर्तन से अलग रखा जाता है। क्यों आज भी ऊंची जाति के लोगों को देखकर निचली जाति से जुड़ा कोई व्यक्ति भक्ति भाव में खड़ा होकर प्रणाम बाबू साहब कहता है। यह सब ऐसी घटनाएं हैं जो ऊंची जाति के लोगों के सामने हमेशा घटती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऊंची जाति के कई लोगों के मन में यह घटनाएं सवाल के रूप में तब्दील नहीं होती हैं। उन्होंने इसे समाज का स्वाभाविक रीति रिवाज मानकर स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से हुआ यह है कि उन्हें लगने लगा है कि समाज में जो कुछ भी दिख रहा है वह गलत नहीं है, बल्कि गलत वह हैं जो इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गलत सही का भेदभाव तब समझ में आता है जब वह समाज के संस्कार से इतर उस पढ़ाई लिखाई से गुजरते जिसे दुनिया के बाजार में बेरोजगारों की पढ़ाई लिखाई कहा जाता है। असली हकीकत है कि हमारे अंदर की काहिलियत, जाहिलियत या कह लीजिए जानवरपन को खत्म करने का औजार हमारे सामाजिक संस्कारों के पास नहीं है। यह औजार इस दुनिया में उपलब्ध वहाँ होते हैं जहाँ ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ समाज को खंगालना सिखाया जाता है, उसके गहरे टूट फूट की शिनाख्त की जाती है। और अगर निष्कर्ष के तौर पर विद्यार्थी के सामने वह औजार पेश किए जाते हैं जिनके जरिए वह खुद के अंदर से अपना जानवरपन हटाकर खुद को इंसान बना पाए। ऐसा नहीं है कि जो मानविकी के विषय से गुजरते हैं वह भले इंसान बन जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूर है कि उन लोगों में अपनी कमियों को दूर करने की अधिक संभावना होती है। जो ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करते हैं, इसे जज्ब कर लेते हैं, इन्हीं के पास वे निगाहें होती हैं कि वह अपने आसपास की नाइंसाफियों को देख पाएं। कभी एक ऐसे इंसान से बात करके देखिएगा जिसने अपने भीतर उन औजारों को जज्ब कर लिया है जिससे समाज की कमियां दिखाई देती हैं। वह बता देगा कि हर दिन वह अपने आसपास ही सैकड़ों नाइंसाफियां होते रोजाना देखता है, जिसे सहज और स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अफसोस ऐसे लोगों को हमारा समाज पागल घोषित कर देता है और इन पागलों को अब तो सरकारें देशद्रोही कहकर पुकारने लगी हैं, समाज को तोड़ने और बांटने वाला कहकर पुकारने लगी हैं। जबकि हकीकत ये है कि चुपचाप ऐसे ही लोग अंधेरी और गुमनामी में समाज को संवारने के काम में लगे रहते हैं। इन्हीं की वजह से इस दुनिया में इंसाफ की संभावनाएं बची रहती हैं। बाकी इसी तर्क में एक लाइन में यह भी समझ लीजिए
कि हमारे समाज में ह्यूमैनिटीज के विषयों को कैसे देखा जाता है। उत्तर भारत का तकरीबन पूरा हिस्सा या और अधिकतर लोग पढ़ाई के नाम पर केवल मैथ, साइंस और अंग्रेजी ही पढ़ने को पढ़ाई कहते हैं। इसका असर ये होता है कि अधिकतर बच्चे समाज की बेसिक समझ से मरहूम रह जाते हैं और भक देना यह कह देते हैं कि दिखाओ भारत में जाति कहाँ है, कास्ट कहाँ है। अब इसी सिरे को पकड़कर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिरकार जाति की पहचान और क्षेत्र की पहचान जैसे कि बिहारी, बंगाली या दूसरी पहचानों में अंतर क्या है। मोटे तौर पर समझे तो दुनिया की हर एक किस्म की पहचान लोगों के बीच अलगाव पैदा करती है। जैसे कि मैं अजय हूँ, आप अमित या मुकुल हैं, मैं मर्द हूँ, आप औरत हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप अफ्रीकन हैं, मैं बिहारी हूँ और आप बंगाली हैं, मैं निचली जाति से हूँ और आप ऊंची जाति से हैं। इन सब पहचानों के मूल में डिस्क्रिमिनेशन तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि किस माहौल में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हावी हो जाता है, बहुत तीखा और गहरे तौर पर हमारे सामने आता है। अगर ऑब्जेक्टिव तौर पर देखा जाए तो भारत जैसे माहौल में जाति की पहचान जितनी गहरी है उतनी ज्यादा क्षेत्र की पहचान नहीं है। जाति की पहचान इतनी धसी हुई है कि लोगों के भीतर से इसे निकालना नामुमकिन होता है। भारत का संविधान लोगों के बीच न्याय बनाने के लिए सामाजिक न्याय का रास्ता अख्तियार करता है। इसलिए भारत जैसे माहौल में जातिगत हिंसा की तुलना क्षेत्रगत पहचानों से करना बिल्कुल नासमझी है और पूरी तरह से तर्कदोष है। हाथरस वाले मामले में तो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, यह कहना इसलिए जरूरी है। मीडिया में छपी खबरों से यह पता चलता है कि ठाकुर परिवार के लड़कों और दलित परिवार की लड़की, यानी कि ठाकुर परिवार और दलित परिवार में आपसी रंजिश थी। ठाकुर परिवार के लड़कों को यह साफ साफ पता था कि लड़की दलित परिवार की है, समाज के उस पायदान से आती है जिस पर मौजूद पूरा समुदाय ऊंची जातियों से संचालित होने वाले समाज में निकृष्ट और हेय लोगों की तरह देखा जाता है। उस जातिगत समुदाय से आती है जिनके परिवारों ने ऊंची जातियों के यहाँ बंधक बनकर काम किया है और ऊंची जातियों ने ऐसे परिवारों को ऐतिहासिक तौर पर अपने से ऊंची जातियां इन्हें कमतर मानते आई हैं। इस नज़र से देखते आई हैं कि जो निचली जाति के लोगों की औकात समाज में यह है कि वह ऊंची जातियों के नीचे दब कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, उस राज्य में जिसकी शासन व्यवस्था पर जातिगत भेदभाव का जमकर आरोप लगता हो, उस राज्य में ऐसे लोगों की स्वाभाविक हिम्मत कितनी अधिक बढ़ गई होगी। अगर आप भारत के गांव के इलाके से आते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि दो अलग अलग जाति के पड़ोसी परिवारों में जब कोई मवेशी का रखरखाव, घर के पानी का बाहर निकलना, कूड़ा करकट को इकट्ठा करने को लेकर झगड़े को जातिगत पहचान पर हमला होने में कितनी देर लगती है, यह सारे काम तुरंत हो जाते हैं। माँ बहन बेटियों की गाली ऊंची जातियों की तरफ से जमकर निकाली जाती है। कोई तर्क रहे या ना रहे, लेकिन एक बात ऊंची जातियों की तरफ से जमकर की जाती है कि तुम फलाना जाति के लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने अपनी आवाज उठाओ। ऊंची जाति के मुंह से निकलने वाले यह शब्द ऐसे नफरत के भाव से सामने आते हैं जिस नफरत का भाव हमें हमारा समाज सिखाता है। हमारे समाज की स्वाभाविक समझ लोगों के अंदर यह बात भरती रहती है कि अगर तुम ऊंची जाति के हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम खुद को निचली जाति से श्रेष्ठ मानो और निचली जाति को निकृष्ट मानो। समाज व संस्कृति विश्लेषक चंदन श्रीवास्तव कहते हैं कि हमारी परंपरा ने सबके लिए दायरे तय कर दिए हैं। अक्सर यह दायरा जाति धर्म का ही होता है। जाति धर्म कहता है कि औरत का दायरा है घर आंगन, चूल्हा चौकी, बर्तन बासन, संतान जनन और उनका पालन पोषण। शूद्र के लिए विधान है कि वह शेष जातियों को जो धत्त कर्म माना गया है वही करे। मैला ढोए, ढोर डांगर के सब उठाए, चमड़ी छिले, सुखाए। संक्षेप में वैसे कोई कर्म ना करे जिनकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिष्ठित स्वयं नहीं हुआ जाता, प्रतिष्ठा दूसरे देते हैं।
और आपके कामों की सराहना में देते हैं, तो प्रतिष्ठित होने के लिए वैसे काम करने होते हैं जिनका किया जाना समाज में किन्हीं कारणों से प्रतिष्ठा का हेतु माना जाता है। गौर कीजिए कि प्रतिष्ठा के हेतु समझे गए ज्यादातर काम औरतों और शूद्रों के लिए तय कर दिए गए दायरे या कहले घर के बाहर ही होते हैं। अब कोई जन्मना शूद्र या औरत हो तो वह क्या करे? लोकतंत्र कहेगा कि लिंग, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र आदि में बंधा होकर इनसे बाहर निकलता एक व्यक्ति होता है, और ऐसा हर एक व्यक्ति होता है। आजादी होती है, बराबरी होती है, भाईचारा होता है, तो सभी अपने दायरे से बाहर निकलकर प्रतिष्ठा के काबिल समझे गए काम कर सकते हैं। जो पारंपरिक दायरों के समर्थक हैं, वे ना तो ये चाहते हैं कि सर्वजन अपने दायरों से बाहर निकले, और ना ही ये चाहते हैं कि सारी गतिविधियां जाहिर हैं जिन्हें करने की कानून में अनुमति है वही संभाव से संपन्न हो। पारंपरिक दायरे के ये पोषक सार्वजनिकता का निषेध करने के लिए कानून हाथ में लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसे हम कभी कभी भीड़ का न्याय भी कहते हैं। तो यह भीड़ आपको दंडित करती रहती है। स्त्री के साथ बलात्कार स्त्री को दिया जाने वाला दंड है, एक दंड जो भीड़ देती है, या भीड़ मना भीड़ के मानस वाला कोई व्यक्ति देता है, तो यह भीड़ आपको दंडित करती है। फिर समझिए, स्त्री के साथ बलात्कार स्त्री को दिया जाने वाला दंड है, एक दंड है जो भीड़ देती है, या भीड़ मना या भीड़ के मानस वाला कोई व्यक्ति देता है। कहीं यह बहुत प्रकट और हिंसक होता है, कहीं जरा महीन, इतना कि कत्ल हो जावे और खून नजर भी ना आवे। आप जितनी पारंपरिक संज्ञाओं के धारक होंगे, पब्लिकली प्रवेश करने पर उतने ही ज्यादा आपको रोका जाएगा, आप वल्नरेबल होंगे। जैसे कोई शूद्र है, साथ में औरत है, भोजपुरी भाषी है, अनपढ़ है, 18 साल से कम का है, तो वह सबसे ज्यादा सुभेद्य है। हाथरस उस गांव में दलित और महिला नाम की दो संज्ञाएं एक साथ थीं। जाति धर्म के पोषक झुंडों ने बलात्कार, हत्या और पाशवी क्रूरता को अंजाम दिया। अब सवाल आता है कि जब हम दलित महिला के साथ रेप कहकर पुकारते हैं तो यह प्रत्यक्ष तौर पर ऊंची जाति पर भी आरोप लगा लेते हैं। क्या यह आरोप लगाना सही है? इसका जवाब यह है कि औरतों को समाज में प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। औरत परिवार की होती है, जाति की होती है, मोहल्ले की होती है, गांव की होती है, समुदाय की होती है, समाज की होती है, लेकिन अपनी नहीं होती है। औरतों को समाज इसी प्रतीक में ढाल कर देखता है। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि एक मोहल्ले के लड़के दूसरे मोहल्ले के लड़के को इसलिए हड़का रहे होते हैं कि उसने उनके मोहल्ले की लड़की से बात क्यों की। इस लिहाज से अगर किसी दलित लड़की के साथ कोई रेप हुआ है तो उसमें वे सब मर्द जिम्मेदार होते हैं जिनके अंदर से उनका सवर्ण या ऊंची जाति का होना भी गायब नहीं हुआ है। उत्तर भारत के तमाम ऊंची जाति के लोगों ने तो अभी भी अपने अंदर की जातिगत श्रेष्ठता और उससे पनपने वाली मिल्कियत को नहीं छोड़ा है। इस लिहाज से आप तय कर लीजिए कि सवर्ण किस हद तक और कौन से सवर्ण इसके लिए जिम्मेदार हैं और कौन नहीं। राम कुमार एक बहुत ही प्रतिबद्ध दलित कार्यकर्ता है। इस समय पिछले 10 सालों से जो दलित हिंसा हुई है उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में लगे हुए हैं। इनका एक बयान द प्रिंट के डिजिटल पोर्टल पर अभी छपा है। राम कुमार कहते हैं कि ऐसा सवाल ही हम तब पूछते हैं कि आखिरकार दलित के साथ रेप क्यों कहा जाए, तब जब दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रेप होता है। यह सवाल तब पेश नहीं आता है जब ऊंची जाति के लोग होते हैं। अगर बलात्कार करने वाले दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग होते तो ऐसा सवाल हमारे सामने पेश नहीं होता। अगर बलात्कारी मुस्लिम समुदाय का होता तो अब तक मुद्दा हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता का बन चुका होता, दंगा भी हो चुका होता और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होती। मौजूदा हालात में इसकी कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बलात्कारी दलित जाति का लड़का होता तो अब तक उस पूरे इलाके में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़क चुकी होती। मैंने अपने जीवन में, राम कुमार कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे तमाम मामले देखे हैं जहां पर अगर कोई एक दलित परिवार न्याय के लिए खड़ा होता है
तो उसकी माँ और बेटियों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। खुलेआम कहा जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। एफआईआर लिखवाने से कई तरह के दबाव बनाकर रोका जाता है। ऊंची जाति के अधिकतर मर्दों को यह लगता है कि निचली जाति के औरतों के शरीर पर उनका हक है। मैंने देखा है कि निचली जाति के कई माता पिता अपने बच्चियों को ऊंची जाति के मर्दों से दूर रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि स्थितियां बदल रही हैं, लोग इंसाफ के लिए खड़ा हो रहे हैं। इन सारी बातों से यह तो साफ है कि दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा दलित महिलाओं के बलात्कार तक जाकर जुड़ती है। ऊंची जाति के अधिकतर लोग दलित पहचान को अपनी मिल्कियत मानते आए हैं। अगर यह सच है तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि दलित लड़की का रेप कहने से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। यह ठीक ऐसा ही तर्क है जैसा यह तर्क कि जब घर की औरतें अपने खिलाफ होने रही जुल्म के खिलाफ आवाज उठती हैं तो वह घर तोड़ने का काम करती है। अब चलते चलते कुछ सवालों के बारे में खुद ही आप सोचिए। अगर हाथरस रेप वाले मामले में लड़का दलित होता और लड़की ठाकुर होती तब क्या होता? क्या लड़के को केवल गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर रखा जाता? क्या ऐसा मुमकिन होता कि पुलिस प्रशासन परिवार वालों को यह समझाता कि कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हुई हैं? क्या पुलिस प्रशासन ठाकुर परिवार को बंद करके उसकी बच्ची को आधी रात में जला पाता? क्या ठाकुर परिवार की तरफ से अपनी बच्ची के शव के लिए निवेदन किया जाता और पुलिस प्रशासन उसे नहीं देता? और अब तक क्या हो रहा होता? क्या ऐसा हो रहा होता कि पुलिस बैरिकेडिंग कर देती? इन सारे सवालों पर रुक कर सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाथरस वाले मामले में दलित लड़की के साथ बलात्कार कहना क्यों जरूरी है। शुक्रिया।